पहला क्वेश्चन हो जाता है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को राइट आंसर में दिख जाएगा, यहाँ से जो आपका गति का तृतीय नियम होता है इस कारण से होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका सी एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका आयतन होता है दोस्तों, यह आपकी सदिश राशि नहीं होती है, यह अदिश राशि होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका आयतन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो दोस्तों जो आपका एंगस्ट्रॉम होता है दोस्तों, वह आपका तरंग दैर्ध्य नापता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन ए नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग को एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है दोस्तों। निम्नलिखित वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो दोस्तों यहाँ से जो डेवी नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने ऐसा किया था, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका डेवी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऊष्मा एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका रदरफोर्ड जी है, यहाँ से हो जाएगा, मिस्टेक है हो जाएगा थोड़ा, इसलिए राइट आंसर यहाँ से रदरफोर्ड एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है दोस्तों? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से जो पृष्ठ तनाव होता है इस कारण से जो लोहे की सुई है वह पानी में तैरती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है? तो दोस्तों जो आपका पेट्रोल होता है इस द्रव्य का सबसे घनत्व कम होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका पेट्रोल एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों जो आपका एक हॉर्स पावर होता है उसमें आपके 746 वाट होते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और 100% एक बार भी एग्जाम में आपके पूछे जाने वाला है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप तक को तैयार करके जाना है दोस्तों। बर्नौली प्रमेय आधारित है? तो दोस्तों जो आपका बर्नौली का प्रमेय होता है वह आपके ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो दोस्तों जो आप यदि बर्फ पर गलनांक बढ़ाते हैं तो जो उसका द्रव्यमान है दोस्तों वह घट जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों जो आपके स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है दोस्तों वह 98 डिग्री होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका 98 डिग्री एकदम करेक्ट हो जाएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो दोस्तों जो आपका उष्मा का सबसे अच्छा चालक है वह सिल्वर यानी चांदी को माना जाता है, यहाँ से इसे एजी भी कई बार या क्वेश्चन में एजी भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है कि क्योंकि एजी का मतलब ही चांदी होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका चांदी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उष्माधारिता सबसे अधिक है? तो दोस्तों जो आपका जल होता है इसकी उष्माधारिता सबसे अधिक होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से जल आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक उत्पन्न और पैदा होते हैं? तो दोस्तों जो आपका भाप होता है इसके कारण अधिक ज्वालक उत्पन्न होते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका भाप एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो दोस्तों जो आपका जल होता है इसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको पता होगा, इसका राइट आंसर चांदी है, इसलिए राइट आंसर सिल्वर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो आपका ऊष्मा का संप्रेषण है वह संवहन कहलाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका संवहन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो दोस्तों जो आपकी ऊष्मा है उसका अच्छा चालक यहाँ से पारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका पारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने एग्जाम से पहले इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? तो दोस्तों जो आपके गलन होती है या इसे कहते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से गलन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो आपका ठोस कपूर की प्रक्रिया है दोस्तों यह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो यहाँ से आपका वायु अंगार गैस होती है इसे कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दहन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? तो दोस्तों यहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग को यहाँ से दिख जाएगा, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति जो होती है इस कारण ऐसा होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन थर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है या इसके कारण होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन होता है? तो दोस्तों जो आपका प्राकृतिक गैस होता है वह मुख्यतः आपके मीथेन से बना होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका मीथेन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चारकोल, कागज, पेट्रोल आदि, तो इसमें आपको बताना है दोस्तों, तो ये क्या है? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, यह एक दहनशील पदार्थ है, इसलिए इसे दहनशील पदार्थ कहा जाता है। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। उष्मा ऊर्जा के प्रत्येक स्रोत कहलाते हैं। तो दोस्तों जो आपके उष्मा है इसे ईंधन भी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ईंधन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। वनस्पतियों तथा जीवों के शरीर में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों इसके उपस्थित परिवार को आपको यहाँ से बायोमास कहा जाता है, क्योंकि यही पदार्थ उपस्थित होते हैं जीवों का शरीर में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बायोगैस का उत्पादन होता है। तो दोस्तों जो आपका बायोगैस होता है वह आपके गोबर से उत्पादन होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण बायोगैस कहलाता है? तो दोस्तों जो आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ से CH2, CO2, H2 और H2S को यहाँ से बायोगैस का मिश्रण कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सोडियम धातु हवा में दोस्तों यह विस्फोट उत्पन्न करती है, क्योंकि हवा के साथ रिएक्शन करते ही यह जलने लगता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोल में लगी आग कैसे बुझाई जाती है? तो दोस्तों जो आपकी पेट्रोल में लगी आग होती है उसे CCAI द्वारा बुझाया जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? तो दोस्तों ये सब जीवाश्म ईंधन है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से जीवाश्म ईंधन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आदर्श ईंधन का प्रज्वलन ताप कितना होता है? तो दोस्तों जो उसका प्रज्वलन ताप होता है वह कम होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय अभिक्रियाओं में कुल आवेश कितना होता है? तो दोस्तों जो आपकी यह आवेश होते हैं यह दोनों में संरक्षित होती हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो दोस्तों जो आपके नाभिकीय अभिक्रिया होती है उसमें नाभिक प्राय भाग लेते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से नाभिक एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, जैसे कि 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 N1, ये एक रिएक्शन है जो कि नाभिकीय विखंडन का यहाँ से रिएक्शन है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोग को दिख रहा होगा, सूर्य के भीतर होती है। तो दोस्तों जो आपका सूर्य होता है इसके अंदर यहाँ से नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, इस कारण से ऐसा आपको सूर्य से ऊष्मा मिलती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या है? तो दोस्तों जो आपका न्यूट्रॉन होते हैं वह भारहीन और उदासीन होते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में वियंदन का कार्य करते हैं से उत्पन्न गति होती है। तो दोस्तों जो आपकी उत्पन्न गति होती है वह घटाना और विखंडनीय पदार्थ को लौटा देना ऐसा होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके 40 में दिख रहा होगा, दोस्तों सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो दोस्तों जो सामान्य मात्र नेत्र का दूर बिंदु होता है दोस्तों वह आप सभी लोग को यहाँ से ऑप्शन में दिख रहा होगा, अनंत पर होता है। एक दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को क्वेश्चन में पूछा होता कि जो निकट बिंदु होता है, तो निकट बिंदु के लिए दोस्तों आपका यहाँ से राइट आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो निकट बिंदु है वह 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ से दिख जाएगा, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को जो वास्तविक प्रतिबिंब है वह सिनेमा के पर्दे पर बनता है, तो यहाँ से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। यह भी IIT और पॉलिटेक्निक में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग खतरे के सिग्नल को उपयोग करता है? तो यहाँ से जो खतरे का सिग्नल है वह आप सभी लोग को
पता होगा दोस्तों, यहाँ से जो लाल रंग है वह खतरे का संकेत होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट दोस्तों यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो दोस्तों जो किलोवाट घंटा होता है वह आप सभी लोगों का ऑप्शन में दिख जाएगा। यहाँ से आप सभी लोग को जो ऊर्जा होता है उसका यहाँ से मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आईआईटी और पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो दोस्तों जो आपका विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु से बनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन में आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका प्रतिरोधकता का मात्रक होता है वह आपका ओम मीटर होता है। इसलिए राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर है एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग को यही ऑप्शन एकदम 100% टिक करके आना है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी लोग को यहाँ से दिख जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को यहाँ से जनित्र कहा जाता है, इसे दोस्तों आपको जनरेटर भी कहते हैं आम भाषा में। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो दोस्तों जो आपके निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके चश्मे में यहाँ से अवतल लेंस लगा होता है। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक रामबाण ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप निकट दोष दृष्टि और जो आपका दूर दृष्टि दोष है उसके आराम से जान सकते हैं कि कैसे किसमें कौन सा लेंस काम आता है। तो यहाँ से आपको एक ट्रिक याद कर लेनी होगी, जो कि यहाँ से डी यू एन आप सभी को ऑप्शन में मिल जाएगा। डी से दोस्तों आपका यहाँ से दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, इससे आप याद कर सकते हैं, जिसमें आपका उत्तल लेंस लग जाता है। उसके बाद यन से यहाँ से निकट आप सभी लोग को याद कर लेना है कि निकट दृष्टि दोष में यहाँ से आपका अवतल लेंस होता है। तो यहाँ से दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप जो अपना इसको क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, जो कि आपको आगे चल के बहुत ही लाभकारी होने वाला है दोस्तों। जो कि डी यू एन ए दूना ट्रिक है। इससे डी से मतलब दूर दृष्टि दोष, यू उत्तल लेंस मतलब इसमें प्रयोग होता है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आप सभी लोगों को दिख जाएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो अभी दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को बताया था, तो इस ट्रिक के मदद से आप फिर से याद कर लीजिए। जैसे डी यू एन ने, तो यहाँ से जब पूछा गया है दीर्घ दृष्टि दोष, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा वह उत्तल लेंस हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, यहाँ से राइट आंसर एकदम करेक्ट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। तो दोस्तों जो आपका तेज प्रकाश होता है उसमें आपकी पुतली का आकार आप सभी को ऑप्शन में दिख जाएगा, जो कि यहाँ से ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा छोटा। यहाँ से आपका जो पुतली होती है वह छोटी हो जाती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूर दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी दूर बिंदु होती हैं इस वस्तुओं की दूर वस्तुओं को आसानी से देख सकती हैं। तो राइट आंसर ये भी आपका नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पॉलिटेक्निक और आईआईटी में पूछा गया है दोस्तों। मानव नेत्र में दूरबिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता हो, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका अंध बिंदु है इसे अंध बिंदु कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मानव नेत्र में होता है। तो दोस्तों जो आपका मानव नेत्र होता है वह उत्तल लेंस होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका उत्तल लेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट यहाँ से आपका उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों यदि आपका सूर्य उदय होता है और अस्त होता है उस समय जो आपका सूर्य का रंग होता है वह लाल हो जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका लाल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी पॉलिटेक्निक में कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इस सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार करके जाना है। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के बाहर नहीं जाने वाला है। लास्ट में आपको पीडीएफ भी दूंगा, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो दोस्तों यहाँ से जो 2 मिनट का अंतर इसके बीच में होता है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो दोस्तों जो आपका इंद्रधनुष होता है वह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आकाश का रंग होगा आपका काला दिखाई देगा, क्योंकि यदि आप आसमान से देखेंगे तो जो आपका आकाश का रंग होता है वह काला दिखाई देता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे रेटिना कहते हैं। यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों को दिख जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ से है। तो राइट आंसर यहाँ से बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वह आपके टेस्ला होता है। इसको आप लोग को तैयार कर लेना है। ये भी क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको भी आपको तैयार करके जाना है दोस्तों। डायनमो में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो जो आपका डायनमो होता है दोस्तों, उसमें आपका दृष्ट धारा उत्पन्न होती है, जिसे डीसी करंट, एसी करंट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 6.022 इंटू 10⁻³ अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके समूह को आप सभी लोग को पता होगा कि मोल कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पार्ट यहाँ से करवा रहे हैं। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान 1.07 इंटू 10 में संख्या होती है। तो आप सभी लोग को यहाँ से ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, जो कि बी में ही यहाँ से राइट आंसर छुपा हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 1 मोल NaCl बराबर होता है। तो दोस्तों जो आपका 1 मोल NaCl बराबर होता है वह आपके यहाँ से आपको परमाणु आसन में ही दिख रहा होगा, जो कि आपके यहाँ से 58.5 ग्राम NaCl होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से परमाणु द्रव्यमान भी दिया गया है। यहाँ से आप सभी लोग को देख के नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। 10 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के ग्राम परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ से जो संख्या होती है 0.25 होती है। आप सभी लोग को इसको तैयार कर लेना है। ये भी बहुत बार न्यूमेरिकल वाले ऑप्शन में पूछा जा चुका है, तो इसको भी तैयार करके जाना है दोस्तों। 58.5 ग्राम NaCl बराबर होता है। तो दोस्तों जो आपका 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है वह आपके 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, जो कि एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यदि लोहे का परमाणु द्रव्यमान 55.85 AMU हो तो लोहे के 5.585 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर में दिख रहा होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको भी आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो जो आपका दोस्तों एवोगैड्रो संख्या होती है उसका मान आप सभी लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, जो कि 6.022 इंटू 10⁻³ यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कई बार पॉलिटेक्निक और IIT में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा गया है। इसको भी आपको तैयार करके जाना है, जिससे भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए दोस्तों। सोडियम क्लोराइड के 5.85 ग्राम में उसे मोलों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों जो उसके मोलों की संख्या होती है वह 1/10 मोल होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा। सल्फर डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻³ अणु होते हैं, जो कि यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। 7 आधा पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ से जो मोलों की संख्या होती है दोस्तों वह आपके 2 होती है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 AMU है। H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ से ग्राम में आपका 162.17 इंटू 10⁻⁻24 यहाँ से हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है वह आपके AMU में होती है। तो यहाँ से राइट आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है दोस्तों। आजकल सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मानक क्या है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मानक होता है दोस्तों वह आपका C12 होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व का ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो दोस्तों वह आपके ग्राम परमाणु कहलाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है।
किसी विद्युत अपघटन से होकर विद्युत प्रवाह उसके गमन के कारण होता है, जो कि आपका यहाँ से आयनों के कारण होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विद्युत अपघटन के अवकरण होता है, तो दोस्तों जो आपका अवकरण होता है वह आपके कैथोड पर होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक मोल बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं, यहाँ से जो आवश्यक ऊर्जा होती है दूसरों उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो दोस्तों जो आपका ऑक्सीकरण होता है वह एनोड पर होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अजस्तीकृत लोहा वह है जिसकी सतह पर एक पतली ताह चढ़ी होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे एल्युमिनियम कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन जो हो जाता है वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है वह सौर ऊर्जा होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, हाइड्रोजन के नाभिक जब संयोजित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब इस क्रिया को आप सभी लोगों को पता होगा कि ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है इस अभिक्रिया में, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, तो दोस्तों जो आपका हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, इसलिए असीमित नाभिकीय संलयन, यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों किसी परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या बराबर होती है, तो दोस्तों जो आपकी संख्या होती है वह आपके परमाणु संख्या के बराबर होती है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या एकदम करेक्ट हो जाएगा। 41H1 2He4 प्लस 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस उष्मा क्या है। तो दोस्तों यह एक उष्मा का समीकरण है, आप सभी लोग को पता होगा, यह एक नाभिकीय अभिक्रिया जो कि नाभिकीय संलयन का जो सूर्य में होता है उसकी एक अभिक्रिया है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार यह अभिक्रिया एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है। बैगनी रंग वाले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लाल वाले प्रकाश के क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है वह लाल से कम होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग को ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों श्वेत पीला फास्फोरस क्या है। तो दोस्तों जो आपका श्वेत पीला फास्फोरस है यह सदा चमकता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। धावन सोडा के एक अणु में कितने अणु रवा जल पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोग को ऑप्शन नंबर 10 यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप सभी लोगों को दिख रहा है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है। तो दोस्तों जो आपका फास्फोरस का अणुसूत्र होता है वह P4 होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस जीवन के लिए घातक है। तो दोस्तों जो आपका श्वेत जिसे पीला फास्फोरस कहते हैं यह बहुत ही घातक होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा फास्फोरस ज्यादा क्रियाशील है। तो दोस्तों जो आपका श्वेत पीला रंग का फास्फोरस होता है वह अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। खाने वाले सोडा का व्यवहार होता है। तो दोस्तों जो यह खाने वाला सोडा होता है यह अग्निशमन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अपर रूप नहीं पाया जाता। तो दोस्तों जो आपका तांबा होता है इसका अपर रूप नहीं होता, इसलिए यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ गर्म करने पर नहीं टूटता है। तो दोस्तों जो आप सभी लोग को ऑप्शन में यहाँ से दिख रहा होगा जो कि सोडियम कार्बोनेट है, जिसे का फार्मूला भी आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों, जो कि सोडियम कार्बोनेट यहाँ से NaCO3 होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर इसका आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। पीतल में रहता है। तो दोस्तों जो आपका पीतल होता है उसमें Cu प्लस जिंक रहता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। धातुओं की प्रकृति होती है। तो दोस्तों जो आपकी धातुओं की प्रकृति होती है वह विद्युत के धनात्मक होते हैं, इसलिए यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से CaCl2 बनाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का कैल्शियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइड एस्क है। तो दोस्तों जो आपका बॉक्साइड एस्क है वह एक एल्युमिनियम का एस्क है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का बॉक्साइड एकदम करेक्ट हो जाएगा। हेमेटाइट एस्क है। तो दोस्तों जो आपका हेमेटाइट होता है वह लोहे का एस्क होता है जो कि फेरस होता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी लोहा एकदम करेक्ट हो जाएगा।
किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके भाप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को यहाँ से वाष्पीकरण कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मा के प्रथम नियम में संरक्षित होता है। तो दोस्तों जो आपका प्रथम नियम होता है वह ऊर्जा से संरक्षित होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि कि स्थान के तापमान का सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? उस समय जो आपकी अपेक्षित आर्द्रता होती है दोस्तों वह घट जाती है, इसलिए राइट आंसर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो दोस्तों जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो दोस्तों जो आपकी ध्वनि की चाल होती है वह अधिकतम यहाँ से इस्पात में होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया प्रसार और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो यह प्रक्रिया आप सब लोग को पता होगा जो कि ध्रुवण है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो दोस्तों जो आपका परावर्तन होता है इस कारण से जो आपकी ध्वनि है वह प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो दोस्तों यह एक अनुनाद का उदाहरण है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो दोस्तों जो आपका डॉपलर प्रभाव है वह ध्वनि से संबंधित है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वनि में किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों इसे डेसिबल में मापा जाता है, जिसका संकेतांक डीबी होता है। आपको भी यह तैयार करके रखना है। कौन सी तरंगे सूक्ष्म से संचरण नहीं कर सकती? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं वह शून्य से संचरण नहीं होती, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो दोस्तों जो आपका निर्वात होता है इसमें ध्वनि नहीं गुजर सकती, इसलिए राइट आंसर यहाँ से बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो दोस्तों जो आपका बाघ होता है या सबसे ज्यादा दहाड़ मारता है, इस कारण से इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो दोस्तों जो आपका ध्वनि का वेग होता है वह सबसे ज़्यादा लोहे में होता है, क्योंकि जितना ही ठोस होता है उसमें ही सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब ध्वनि चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है? तो दोस्तों यहाँ से जो ऊर्जा होती है अपने साथ ले जाती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सफेद रंग बनता है, तो राइट आंसर यहाँ से सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों जो आपका कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा कुछ इस प्रकार से जो आपके कैमरे होते हैं, यहाँ पर जो आपका लेंस लगा होता है दोस्तों वह उत्तल लेंस लगा होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेत्रदान में देवता के आंख के किस हिस्से को आरोपित किया जाता है? तो दोस्तों जो आपका नेत्रदान में नेत्र दान करते हैं उनके कार्निया का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ से बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर आयु दोषों को परिवर्तन करती हैं? तो यहाँ से जो आपका रेटिना होता है इससे सारा संचरण होता है, इसलिए राइट आंसर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है इसी को ही मायोपिया कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जो आपका दूरबीन है उसको यहाँ से गुटेनबर्ग ने प्रयोग किया था, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे मैंने करवा दिए। आशा है आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।